आज हम आपको सुबह सुबह एक बहुत ही सीरियस कंसर्न के साथ बुलाए हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि विश्वविद्यालय के चुनाव विश्वविद्यालय तक ही सीमित रहते हैं। छोटी मोटी जो है छात्र संगठनों के बीच आपसी झड़प, बहसबाजी, वाद विवाद, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो सीन दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिला है वो बहुत ही गंभीर है। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश का एक ऐसा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जहां पर सिर्फ देश के ही नहीं, दूसरे देश के भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। और आज बार बार जो है बीजेपी कहती है कि ये डिजिटल इंडिया है, तो इस तकनीकी क्रांति के दौर में कहीं की बात कहीं तक पहुंचती है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायलेंस के वीडियो वायरल हो रहे हैं, स्वाभाविक है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं या जो थर्ड ईयर से में हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, उन सब के परिवारों को चिंता होगी। तो इस संबंध में हम आपसे कुछ बातें रखना चाहते हैं। सबसे अव्वल तो ये आप लोगों ने सुना होगा, भगत सिंह ने कहा है कि बम और पिस्तौल कभी इनकलाब नहीं लाते, मतलब बम और पिस्तौल से बदलाव रोका भी नहीं जा सकता है। ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं ही। ऐसे सिचुएशन में जिस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा एक खास संगठन को, एक खास तरह की विचारधारा को पोषित करने वाले लोगों को जो एक पावर का मिसयूज करके प्रोटेक्शन दे रही है, तो कहीं ना कहीं जिनके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति है, गुंडागर्दी की प्रवृत्ति है, उनको बल मिल रहा है। और वो लगातार जो एक गौरवशाली चीज़ है भारत में, 750 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गिने चुने विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं, उसमें से दिल्ली विश्वविद्यालय एक है। और ये छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक अहम वक्त है जब आप अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों को समझते हैं, सीखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है, यह हमको समझना चाहिए। मैं आपकी सूचना के लिए कुछ चीज़ें यहाँ बता देना चाहता हूँ। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 3 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और आपने देखा कि कोरोना में सब ने अपनों को खोया। कोरोना जो है एक गंभीर चुनौती थी, लेकिन कोरोना जो है कब महामारी है और कब बहाना है, ये सरकार अपने तरीके से तय करती है। तमाम तरह के जो है चुनाव हुए देश में, लेकिन विश्वविद्यालयों के चुनाव को रोक दिया गया। खैर, अब जब चुनाव हो रहे हैं, ये एक स्वागत योग्य कदम था और इसका हमने NSUI की तरफ से स्वागत भी किया। लेकिन जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई है, इनकी कुछ चीज़ों पर अगर आप गौर करेंगे, सबसे पहले तो नॉमिनेशन और इलेक्शन का एक नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 12 तारीख को नॉमिनेशन होगा। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि फिर एक और नोटिस आई और नॉमिनेशन का डेट जो है वो 12 से 14 कर दिया गया। यह जो नोटिफिकेशन आया, इसमें एक और चीज़ पे हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कोरोना के आधार पर इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, 3 साल का। और ये जो रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन एक खास संगठन को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय के जो और स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, उनके बीच में इस बात को लेकर के कोई जानकारी नहीं थी। मतलब बहुत ही आर्बिट्ररी तरीके से जो है यह नोटिस लाया गया। खैर, अगर विद्यार्थियों को कोई भी लाभ मिल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि ABVP कुछ भी करे, उसको खुली छूट है। मतलब पुलिस की मौजूदगी में दूसरे संगठनों के, खास करके जैसा कि आप जानते हैं
दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक एक विद्यार्थी इस बात को जानता है कि एबीवीपी का पिछले 4 सालों की जो अराजकता है उस पर कोई पूर्ण विराम लगा सकता है तो वह एनएसयूआई है। तो खास करके एनएसयूआई के जो वर्कर हैं, जो लोग एनएसयूआई के लिए प्रचार कर रहे हैं, समर्थक हैं, उनको डिस्टर्ब किया जाना शुरू हुआ। वो सामान्य तौर पे अगर अपने कॉलेज में हैं, कॉलेज के बाहर हैं, तो जो है उनकी अवैध गिरफ्तारियां शुरू हुई, पोस्टर फाड़े गए। और ये बात हम सिर्फ चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी के समर्थक या एबीवीपी के लोग खुलेआम हिंसा करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए पाए जाएंगे। आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से वो कॉलेज का गेट तोड़ रहे हैं, किस तरीके से जो है गर्ल्स हॉस्टल में ज़बरदस्ती गेट के ऊपर चढ़ करके घुस रहे हैं, किस तरीके से जो गर्ल्स कॉलेज का फेस्ट है उसमें घुस करके डिस्टरबेंस कर रहे हैं, किस तरीके से आम विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। चुनाव प्रचार करने के नाम पर जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनके साथ छेड़छाड़ जैसी स्थिति जो है पैदा की जा रही है। तो ये जो पूरा का पूरा वातावरण है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को कलंकित करता है। यह एक गौरवशाली विश्वविद्यालय है और जैसा कि हमने आपको कहा कि डिजिटल वर्ल्ड में हर जगह की बात हर जगह पहुंचती है, तो ये हमारे देश के मान सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल है। और देखिए सबसे इसमें खतरनाक बात क्या है कि कहते हैं ना कि चोरी और सीना जोड़ी, खुद वायलेंस कर रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं, विश्वविद्यालय कॉलेजों में ज़बरदस्ती घुस रहे हैं, दूसरे संगठन के जो वर्कर हैं उनको पीट रहे हैं, पुलिस जो है ज़बरदस्ती उनको डिटेन कर रही है। और वही लोग जो है मीडिया को यह भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि एनएसयूआई के लोगों ने वायलेंस किया। तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह जिम्मेवारी हमको दी है। आप एक भी व्यक्ति को लेकर के आइए जो एनएसयूआई का वर्कर हो, जिसने कोई भी हिंसा की हो, कोई गड़बड़ी की हो, हम कार्रवाई करेंगे। यह पूरी तरह से झूठ है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि हम विश्वविद्यालय के मामले को विश्वविद्यालय तक ही रखना चाहते थे। अनावश्यक तौर पे जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, उनके माँ बाप जो गाँव में हैं और दूसरे शहरों में हैं, हम उनके मन में भय का वातावरण नहीं पैदा करना चाहते थे। लेकिन यह जो हमारी भलमनसाहत है, इंसानियत है, इसको यह हमारी कमजोरी समझते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, आपसे डरते नहीं हैं। हमारे नेता ने कहा है डरो मत, कल भी पार्लियामेंट में कहा है, तो हम डरने वाले नहीं हैं। आपकी गुंडागर्दी का एक एक जवाब जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आपको देने वाले हैं 22 तारीख को जो मतदान होने वाला है। और इसमें हम कह रहे हैं कि गुंडागर्दी को गहरी चोट, एनएसयूआई को पैनल वोट। पूरा जो हमारा पैनल है 4165, पूरे पैनल को हर कॉलेज में, हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर समुदाय, हर लिंग के लोग जो है वो समर्थन कर रहे हैं। और यही वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद, धन दौलत, गोला बारूद, सरकार, शासन प्रशासन, सब कुछ होने के बाद और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करने के बाद भी जो है उनको हार से डर लग रहा है। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, हम दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर जो शिक्षा का माहौल है उस माहौल को हम बिगड़ने नहीं देंगे। शांति, सत्य, भाईचारा और लोगों के लिए शिक्षा का बुनियादी अधिकार, इसको हम सुरक्षित करेंगे। शिक्षा जो है वो हमारे लिए हमारा संवैधानिक बुनियादी अधिकार है। इसीलिए हम कहते हैं कि सबकी सस्ती अच्छी पढ़ाई हमारा बुनियादी अधिकार है। इसको हम किसी भी सूरत में जो है रोकने नहीं देंगे। और यह जो पूरा का पूरा वातावरण विश्वविद्यालय के अंदर बनाया गया है, इस वातावरण के खिलाफ भी जिस तरीके से हम देश के भी अन्य मुद्दों पर बढ़ चढ़ करके बोलते हैं, कैंपस के भीतर जो यह परिस्थिति एबीवीपी ने पैदा की है उसके खिलाफ भी हम बोलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल भी एक मेट्रो स्टेशन के बाहर जो हमारे पूर्वोत्तर के छात्र हैं उनके ऊपर नस्लीय टिप्पणी करके उनको जो है उनके ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। और आप अगर इस बात की तफ्सीस करना चाहते हैं तो आप विश्वविद्यालय जाकर के घूम करके देख लीजिए। आप जो है थाने में तो आपको कोई रिपोर्ट मिलेगी नहीं
क्योंकि जब पुलिस की मौजूदगी में ही, उनकी जो है उपस्थिति में यह कार्रवाई हो रही है, तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और ये अलग अलग तरीके से, खास करके जो पूर्वांचल के विद्यार्थी हैं, जो पूर्वोत्तर के विद्यार्थी हैं, जो दक्षिण भारत के विद्यार्थी हैं, खास करके जो है उन विद्यार्थियों को ये डरा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इनका इतिहास यही है। इसीलिए एबीवीपी जो लिखती है ना, ज्ञानशील एकता, दरअसल ये है अज्ञान अश्लील अराजकता। और यह बात जो है मैं आपको उदाहरण के साथ दे सकता हूँ। और साल भर 2 साल की बात तो छोड़ दीजिए, पिछले 1 महीने में जो है जितनी गुंडागर्दी और वायलेंस की घटनाएं एबीवीपी के लोगों ने की है, यह बहुत ही शर्मनाक है। और इसकी जिम्मेवारी जो है सरकार में बैठे हुए लोगों को लेना पड़ेगा, प्रशासन में बैठे हुए लोगों को लेना पड़ेगा। और वह जो कह रहे हैं कि एनएसयूआई के लोगों ने किया है, तो एक प्रश्न आप सबको भी पूछना चाहिए। मैं मीडिया के साथियों से आग्रह करता हूं कि गृह मंत्री उनका, दिल्ली पुलिस उनके अंदर में, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन उनके अंडर में, यहाँ पर जो है एलजी उनके हैं, देश में सरकार उनकी है, पूरा का पूरा जो है उनकी हेजमनी है। उस वक्त जो है वो अपने वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए अनर्गल और झूठे आरोप लगा रहे हैं। हम आप सबके माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को और देश को भी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का सवाल अब सिर्फ विश्वविद्यालय का सवाल नहीं है, ये देश और समाज का भी सवाल है। हम आप सबसे यह आग्रह करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि आप धैर्य रखें। कोई भी परिस्थिति हो जाए, जो हमारा विचार है, जो हमारा एजेंडा है, उससे हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। और एजेंडा हमारा ये है कि इस बार पहली बार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में विमेंस एजेंडा लाया गया है। और उस एजेंडे की सबसे खास बात यह है कि महीने के 2 दिन, कम से कम 2 दिन जो मेंस्ट्रुअल लीव की बात की जा रही है, और इसको लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। खास बात यह है कि जब हमारे कैंपेनर कैंपेनिंग कर रहे हैं तो महिला शिक्षिका आकर के कहती हैं कि हमारे लिए तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो। तो जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है हमारा स्टूडेंट सेंट्रिक एजेंडा को, जिस तरीके से कॉलेज के भीतर जो एनएसयूआई से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो क्लास करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, घर से आते हैं, वापस घर को जाते हैं, वो तमाम विद्यार्थियों का एक व्यापक सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि हमारा जो एजेंडा है उसमें हम राजनीति नहीं खेल रहे हैं। हमारे लिए ये नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जीतें और तुरंत से जो है भाजपा में मंत्री बनने का जो है विकल्प खुला हुआ है। जो सरकार में होते हैं उनके प्रति यह आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं और लगातार इस देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और आप हमारे पैनल को भी देखिए, हमारा पैनल साधारण किसान बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप से पढ़ करके दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए हैं। और हमारा जो पॉजिटिव एजेंडा है, जो पॉजिटिव वाइब है, उससे व्यापक तरीके से विद्यार्थी भी जुड़ रहे हैं और विद्यार्थियों की सेवा करने वाले लोग भी जुड़ रहे हैं। और हमारा जो पैनल है उसमें एक लड़की के पिताजी जो है वो आर्मी में थे, माताजी उनकी जो है किसान हैं, तो वो समझते हैं कि सेवा का क्या मतलब होता है। इसीलिए हमने कहा कि चाहे देश में कोई भी इश्यूज हो, मणिपुर की अगर आप बात करें तब भी ये चुप रहे, महिला पहलवानों की बात करें तब भी ये चुप रहे, विश्वविद्यालय का बजट कट किया गया तब भी ये चुप रहे, हर साल जो डूसू का बजट था उसका क्या हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय ने उस बजट को क्या किया, उस पर भी ये चुप हैं। और जब चुनाव नज़दीक आ गया है, इनको लगता है कि हम हार जाएंगे और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनके सामने एबीवीपी के जो नेता हैं उनकी इज्जत जो है वो दाव पे लगी हुई है। तो जो उनका असली कैरेक्टर है ना, कहते हैं ना कि परीक्षा के वक्त लोगों का असली चरित्र बाहर निकल जाता है, तो ये जो ज्ञानशील एकता का दावा करने वाले हैं उनकी अज्ञानता, अश्लीलता और अराजकता सामने आ गई है। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक डेमोक्रेटिक पैनल है, जो पैनल इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, हम विद्यार्थियों के लिए जैसे सतत लड़ते रहे हैं हम आगे भी लड़ते रहेंगे। और आप लोगों के नोटिस के लिए बताना चाहता हूँ, जब पहलवान आंदोलन हो रहा था ठीक उसके बगल में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट थे वो बगल में बैठे हुए थे और उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन विद्यार्थी लगातार इस देश में होने वाले किसी अन्याय को लेकर के जितनी उनकी क्षमता है वो आवाज़ को उठाते हैं। वो कहानी आप सब लोगों ने सुना है कि एक कोयल जो है अपने चोंच में पानी लेकर के आग बुझाने की कोशिश कर रही है, किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ और उस
किसान आंदोलन में जो हमारा पैनल के कैंडिडेट हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, पहलवान आंदोलन में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेते थे, और उन्होंने ये देखा कि मणिपुर के लोगों के साथ किस तरह से अत्याचार होता है। फिर एनएसयूआई ने उसको सवाल बनाया, और ये दुखद भी है और आश्चर्यजनक भी कि जब तक वो एक विचलित करने वाला वीडियो नहीं आया तब तक देश और दुनिया का ध्यान मणिपुर पे आकर्षित नहीं हुआ। तो ये सब सवाल उठाने के चलते जानबूझ करके, खास करके जो पूर्वोत्तर का समर्थन, पूर्वांचल का समर्थन मिल रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं, उत्तर पूर्व के विद्यार्थी जो उनका समर्थन मिल रहा है, साउथ के जो संगठन है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैत्रेयी ऑर्गेनाइजेशन है केरला का, उसका जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, तो एबीपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है और जो हमारा पॉजिटिव एजेंडा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको डिरेल करने की कोशिश कर रही है। तो हम बार बार कहते हैं कि वो सब कुछ, तमाम कुछ लगा लें, पूरी ताकत लगा लें। एक तरफ शासन और प्रशासन है, सरकार है, और दूसरी तरफ विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थियों का यह प्रथम धर्म है कि वो शिक्षा के बुनियादी अधिकार की रक्षा करें, और सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वह शिक्षा देने का काम करे। अगर इसमें कोई बाधा उत्पन्न की जा रही है तो उसके खिलाफ हम मुखरता से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, क्योंकि हमारा यह मानना है कि अगर जेएनयू में 10 रुपए में लोग पढ़ सकते हैं तो उसी पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में 70,000 रुपया क्यों लिया जा रहा है? शिक्षा जब हमारा बुनियादी अधिकार है तो वह बुनियादी अधिकार हमसे क्यों छीना जा रहा है? जब प्रगति की, विकास के बड़े बड़े प्रचार किए जा रहे हैं तो उस प्रचार में हम विद्यार्थियों का भविष्य कहाँ है? इस देश के नौजवानों का भविष्य कहाँ है? जब सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, देश की राजधानी में, जहां पूरा का पूरा शासन प्रशासन बैठा हुआ है, उसके नाक के नीचे दिन दहाड़े विद्यार्थियों के साथ अगर हिंसा हो रही है तो यह बड़ा ही शर्मनाक है। और इसी बात को आप लोगों के संज्ञान में लाने हेतु, और जो लोग आपके माध्यम से, देश के लोग इसको देख रहे हैं, उनके संज्ञान में लाने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और हम विद्यार्थियों को भी और अभिभावकों को भी यह आश्वस्त करते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद, पूरा का पूरा ताकत लगाने के बावजूद, जो हमने कहा कि भगत सिंह ने कहा है कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाता, तो बम और पिस्तौल जो है वो बदलाव को रोक भी नहीं सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय एक नई करवट ले रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो पूर्वांचल के स्टूडेंट हों या नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हों, साउथ के हों, भारत के किसी भी इलाके से आए हुए जो विद्यार्थी हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। और एनएसयूआई का एक एक कार्यकर्ता आखिरी दम तक विश्वविद्यालय का माहौल ठीक बना करके रखेगा। और हम पूरी ईमानदारी से जिस तरीके से स्टूडेंट्स एजेंडा बनाए हैं, स्टूडेंट्स से फीडबैक लेकर के बनाए हैं, महिलाओं से फीडबैक लेकर के बनाए हैं, इस पॉजिटिव वाइब के साथ, इस पॉजिटिव एजेंडे के साथ हम चुनाव में जाएंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि आगामी 22 तारीख को, यानी कल, जो हमारा पैनल है किसानों का, जवानों का और इस देश में संविधान के जो मूल्य हैं उसको रक्षा करने का, यह पैनल जरूर जीतेगा। इसीलिए हमने कहा है कि ये पैनल है जय जवान का, जय किसान का, जय संविधान का। और जो हमारा पैनल नंबर है 4165, ये विक्ट्री होगी, और ये विक्ट्री होगी ये स्टूडेंट्स की, और ये हार होगी सरकार की अराजकता की। यही बात मैं आप सबसे साझा करना चाहता था। आप सब लोग बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए और सुबह सुबह आए, पार्लियामेंट भी चल रहा है, फिर भी आपने जो है विद्यार्थियों के एजेंडे को, दिल्ली विश्वविद्यालय के एजेंडे को महत्वपूर्ण समझा। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफ़ी फैनफेयर से पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ। वो अच्छी बात है। और मेन फोकस स्पेशल सेशन का, पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है, स्पेक्यूलेशन काफ़ी हुआ, और फिर पता लगा कि इसका मेन फोकस महिला आरक्षण है। उसके बाद महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले
एक की महिला आरक्षण करने से पहले महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना? अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना? यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है, बीजेपी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस,
इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। थैंक यू। और प्रधानमंत्री को अपने अगले भाषण में यह कहना है, यह समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अफसर जो हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं? यह मेन सवाल है। और मैंने दलितों और आदिवासियों की बात ही नहीं की अभी। अंग्रेजी में कह देता हूं। द बीजेपी केम अप with the idea of a special session. We appreciated that idea. With a lot of fanfare and pomp, we moved from the old building to the new building. The Prime Minister, in a very dramatic gesture, carried the Constitution of India from the old building to the new building. And he said that he is passing a very important law. And we agree with him. Women's reservation is a central step in the empowerment of the women of India, and it is a critical step. But when we read the fine print, we found something very interesting. 2 little subtexts were there. Number 1, this will be done after delimitation. Number 2, this will be done after census. What it means is this bill will be implemented a decade from now. It is not going to be implemented today, and every woman in India should understand this. It is not going to be implemented today, it's going to be implemented, if it is implemented, 10 years from now. So this is a diversionary tactic. It's a way of making everyone's attention move away. The question is, what are they moving away from? And the answer is the caste census. And I'd like to explain why. In my research for my speech, I looked at how many officers in the government of India, the senior most officers are secretaries, how many secretaries in the government of India come from the OBC community, how many come from the Dalit community, how many come from the tribal community. And I was shocked to find that 5% of the secretaries of the government of India, 3 officers in the government of India secretary level are OBC first. And then I asked another question, what budget do they control? And they control 5% of the budget. OBCs, Dalits, tribals, all put together control 6% of the budget. Tribals control 0.1 something of the budget. So this is a shocking finding. And I said this in Parliament. My point being that are the OBCs 5% of India? Is that the amount of participation we want of the OBC community? So the central question is, how many OBCs are there in India? How many different communities are there in India? If we want to distribute power to the people of India, we have to know this number. Otherwise, we are working without data. And so I placed this on the floor of the House and I said, look, please tell us how many OBCs. We have the data. I know, because the government of India has already done the census and all this data is available. Why is the Prime Minister not releasing this data? And second, what is this delay in this census? The caste census should be done now, and the last caste census data should be released at once. Now, what was the BJP's answer? Very interesting answer. That it doesn't matter how many OBCs are in the government of India. What matters is that we have MPs and MLAs who are OBC. No, that's not the point. Because you can ask any MP or any MLA how much they participate in lawmaking, how much they participate in how the money in India is spent, they will tell you there's no participation.
So it is almost as if they keep placing these OBC MPs into the Vidhan Sabha from one side and taking away the real power of the OBCs from the other side. And as the Prime Minister keeps saying, he's an OBC leader, I want him to explain why only 3 OBCs are there in the government of India, and why the OBC community, which is the backbone of this country, is responsible for only 5% of the budget. They have not been able to answer this question. In fact, when I said it, I saw in their face the panic. Because this is the truth, this is what they're trying to distract India from. The fact that the large mass of Indian people do not have any power. थैंक यू सर। एक महिला होने के नाते मैं आशा करूंगी कि आप 5 मिनट आप अपनी तरफ से मुझे देंगे, और मैं सत्ता पक्ष को भी कहूंगी कि आज महिलाओं का दिन है। मैं होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूं कि 5 मिनट आप अपनी तरफ से मुझे दीजिएगा, अपनी पार्टी से दीजिएगा। सबसे पहले मैं महिला रिजर्वेशन बिल का स्वागत करती हूं। मैं भी महिला हूं और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूं, जिसका नाम आपने दिया है महिला आरक्षण का, नारी शक्ति विधेयक। ये नारी शक्ति विधेयक है, लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारी शक्ति वंदन विधेयक। मुझे लगता है ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आपने इसका नाम दैविक और दया और पूजा से जोड़ के, मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। ये एक मैं महिला होने के नाते बोल रही हूँ। वंदना, आपके सरकार में महिलाओं की कितनी होती है यह हम सबको मालूम है। वंदना हम महिलाओं की, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में हो, जितनी भी पुरुष मानसिकता है, महिलाओं की वंदना इतिहास गवाह है कि जब जब आपको शक्ति की जरूरत होती है, जब जब आपको सत्ता पाने की जरूरत होती है, जब जब आप विजय की आशा रखते हैं, तब आप एक महिला को देवी बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं, वंदना करने लगते हैं। लेकिन अंदर में एक पुरुष की जीत और उसकी वंदना होती है। आपकी वंदना हमने जंतर मंतर में बैठी उन महिलाओं के रूप में देखी। आपकी वंदना, आपका महिलाओं का सम्मान, जब मणिपुर पे हमारी महिलाएं निवस्त्र हो रही थी, हमने तब देखी आपकी वंदना और आपकी पूजा और सम्मान। जब एक रेपिस्ट को बचाने के लिए, जब आप सत्ता पक्ष वालों को यह मालूम चलता है कि वोट की राजनीति में जरूरत है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें अधिकार चाहिए। दया का पात्र ना महिला कभी थी ना होगी। यह हमारी करुणा है, हमारी ममता है कि हम आपको, अपने आप को आपके सामने दया का पात्र बनने देते हैं, क्योंकि हमारे में इतनी करुणा है। हम आज इस नए सदन में बैठे हुए हैं, मैं प्रशंसा करती हूँ, बहुत अच्छा है, लविश है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगी, जो पुराना सदन है वो घड़े का पानी है और ये जो नया है रेफ्रिजरेटर का पानी है। और घड़े के पानी की जो महक होती है ना, वो जिंदगी सालों सालों तक हम भूल नहीं पाते हैं। बस इतना फ़र्क है, ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ये फ़र्क इस पुराने बिल्डिंग और नए बिल्डिंग में क्यों है। मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। मेघवाल साहब को मैं लोकसभा में कल सुन रही थी टीवी में बैठकर, आप बड़ी बड़ी वंदना और नारी शक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी नारी शक्ति के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है सभापति जी कि जब इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो हमारी महिला राष्ट्रपति
आदरणीय मुर्मू जी को उद्घाटन तक में नहीं बुलाया गया। यह है आपकी नारी वंदना। 13 साल से हमारा आरक्षण, हमारा अधिकार, हमारा सम्मान से हम वंचित हैं। लेकिन मुझे आपके इस बिल में षड्यंत्र नजर आता है। 13 साल से राज्यसभा में हम लोगों ने पारित किया था और आज आप इसको लेकर आए हैं। अरे प्लीज सुनिए ना। आज आप इसको लेकर आए हैं 9.5 साल के बाद। 2014 में आप सत्ता में आए, आपके मैनिफेस्टो में था महिला आरक्षण देना है। 9.5 साल क्यों लग गए? मेरा पहला सवाल आपसे यही है। दूसरा सवाल, महिला आरक्षण के लिए आपको स्पेशल सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? प्रचार करना था। जो लाइमलाइट लेने की आदत आपको हमेशा से रही है, इसमें भी महिलाओं को भी आपने यूज किया है। तीसरा सवाल, आपने कहा जातीय जनगणना और परिसीमन का पेच जो आपने लगाया है, क्यों लगाया? मैं आपसे पूछती हूं, आपने इसका जवाब दे रहे थे कल कि अगर हम ये नहीं कहते तो आप पीआई लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते। अरे आप तो वो लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी लगाने से पहले किसी से चर्चा भी नहीं की और 155 लोग लाइनों में मार दिए, तो अभी ऐसी कौन सी बाधा है? आप वो लोग हैं जो किसान का कानून लाने से पहले किसी से नहीं पूछा, 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन वो आपकी बाधा नहीं बनी। 1 साल तक लगातार वो सड़कों में बैठे रहे। मैं आपसे सवाल करती हूं कि फिर महिलाओं के रिजर्वेशन के अधिकार में, ये परिसीमन की, ये जनगणना की, सीट के रोटेशन की जो आपने बाधा लगाई है, क्या ये चुनावी एजेंडा है 2024 का, जिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ झुंझुना दिखाना है? मैं आपसे आपकी नियत और अपने कांग्रेस की नियत के बारे में सफाई देना चाहती हूँ, उदाहरण देना चाहती हूँ। आप महिमा मंडल कर रहे हैं कि आप महिला रिजर्वेशन बिल लेकर आए, लेकिन मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि 9 मार्च 2010 में जब यूपीए 2 राज्यसभा में जब ये बिल पारित हुआ था, यानी सत्ता में आने के 1 साल के बाद, यानी कि हमारी मंशा आने वाले लोकसभा में इसका प्रचार करना नहीं था। 10, 11, 12, 13, 14 में चुनाव था। हम सिर्फ और सिर्फ महिला को सशक्तिकरण करना चाहते थे। राजीव गांधी जी ने कहा था, मैं उनके एक इंटरव्यू के एक संक्षिप्त शब्दों को याद करना चाहती हूं कि महिलाओं के मामले में जो हिंदुस्तानी पुरुष है वो डबल स्टैंडर्ड का है। एक तरफ तो वो ऊंचे सिंहासन में महिला को बैठाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब उसको सम्मान और समानता का अधिकार देने की बारी आती है, तब वो अपना पल्ला खींच लेता है, जैसा कि आपने हमारी राष्ट्रपति जी के साथ किया, वो भी ट्राइबल। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि देखिए, हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना, परिसीमन, रोटेशन को दरकिनार करके आप महिला को आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसका मतलब है आप पुरुष के हिस्से में से महिलाओं को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। आप परिसीमन करेंगे, सीटें बढ़ाएंगे, उसके बाद आप महिलाओं को एक अलग से हिस्सा देंगे। आखिर क्यों नहीं आज के हिस्से में आप महिलाओं को हिस्सा देना चाहते हैं? मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि हमारा जो महिलाओं को मजबूत करने का जो महिला का बिल था, वो यूपीए 2 में जो राज्यसभा में पास हुआ,
हम चाहते हैं कि ये जो आपने नारी शक्ति का वंदन विधेयक का नाम दिया है, इसको समानता का अधिकार दे, हमें वंदना और पूजा नहीं करें। इसके साथ मैं आपसे जरूर कहूंगी कि हम चाहते हैं कि ये बिल पास हो, SC ST के साथ OBC महिलाओं को भी अधिकार मिले, क्योंकि हमारी और आपकी जैसी महिलाएं संघर्ष करके आई हैं, कल भी आ जाएंगी। हमें भी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इस राजनीति के फील्ड में, इस मैदान में एक अकेली महिला अगर वो समाज के लिए अच्छा भी करती है, लेकिन इस राजनीति के दलदल में उसका अकेले कूदना, संघर्ष करना आज भी बहुत जटिल है। क्योंकि अगर महिला मजबूत है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है, अपनी राय रखना चाहती है, वो जो पुरुष मानसिकता है उसको गवारा नहीं है। हम चाहते हैं, मैं अपनी पक्ष की महिलाओं से भी कहूंगी कि जब मणिपुर की घटना घटी, जब किसी भी रेप की घटना घटती है, जब हमारी पहलवान बच्चियां बैठती है, आपका समय तो समाप्त हो रहा है। समानता का अधिकार दिया है आपने महिलाओं को, ऐसा अधिकार दिया है समानता का अपने महिला मंत्रियों को कि उनको कह दिया जाता है कि एक शब्द भी महिला के शोषण के खिलाफ आपका निकलना नहीं चाहिए। ऐसी समानता और ऐसी दैवीय शक्ति हमें आपकी नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। इसके साथ ही मैं एक कविता का अंश पढ़ के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। नारी के ऊपर एक कविता है, उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग दिखने में कुछ अलग करके ही जाऊंगी। चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूं मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। जो सदियों से देखा तुमने लिपटी साड़ी में कोमल तन को, घर घर में रहती थी वो, पर जान न सके थे उसके मन को। झुकी हुई सी नजरें थी, वाणी मध्यम मधुर सी थी, फिर भी तानों की आवाज प्रबल थी। हिम्मत ना थी उफ करने की, अब बदल गई है ये पहचान। अब बदल गई है ये पहचान, नारी की ना साड़ी परिभाषा, वाणी अभी भी मध्यम मधुर सी, पर कुछ कर गुजरने की है प्रबल सी आशा। चाहे जो भी मैं बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊं। मुझे गर्व है कि आज सभापति की चेयर में हमारी ओलंपियन PT उषा जी बैठी हैं। मेरा बचपन का सपना था, जब मैं पूजा में जाती थी और गॉड से विश करती थी, मुझे राजनीतिक व्यक्ति नहीं बनना था कि मुझे PT उषा जी की तरह गोल्ड मेडल लेना है। एक ही बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगी कि महिलाओं के समानता के अधिकार के लिए, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, हम सब महिलाओं को एकजुट होकर अपने सम्मान और अधिकार के लिए एक होना पड़ेगा। यही कह के मैं, ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और चाहती हूं कि ये आपके झोले में पिटारे में चला नहीं जाए। और ये जो 2019 का आपने झुंझुना पकड़ाया है, अगर सही मायने में आप महिलाओं को हक देना चाहते हैं तो कुछ तोड़ निकालिए और ये परिसीमन और जनगणना से पहले महिलाओं का हक उनके सामने रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट रजनी अशोक राव पाटिल। इधर 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 कभी उधर नहीं जाएगी। You have 10 धन्यवाद minutes. महोदया। Yes, you have 10 minutes. धन्यवाद देती हूँ आपको मुझे बोलने का मौका दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 128वां संशोधन के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मेरी पार्टी की तरफ से
समर्थन देने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज मैं खुद को बहुत गौरवान्वित, कृतज्ञ और भाव विभोर महसूस करती हूँ। और आज याद आती है मुझे मेरे नेता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की, जिनके दूरदृष्टि से और जिनके विजन से ये महिलाओं का आरक्षण का अधिकार मिलने का काम हुआ था। उनकी गहरी सोच की वजह से हमारी जैसी 15 लाख महिलाएं आज देश में अलग अलग जगह पे पंचायतों में, नगर पालिकाओं में काम कर रही है। इस देश की नींव का एक हिस्सा बन के खड़ी है। और मुझे ये बताने के लिए बहुत आनंद हो रहा है कि पहली 92 में जब ये लागू हुआ महिला आरक्षण विधेयक, और 93 में उसी के तहत मैं जिला परिषद में बीड़ से मैं पहली बार यहाँ चुन के आई थी। तो ये मेरी जो जर्नी है वो जिला परिषद से लेके यहाँ तक वो सिर्फ पॉसिबल हुई क्योंकि मेरी पार्टी के नेता, उन्होंने बहुत ही सोच विचार करके ये बिल लाया था। 1989 में राजीव जी ने पहली बार ये बिल लाया। लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लोग आज वंदन करना चाहते हैं हमें, उन लोगों ने उसको पराजित कर दिया और उनके कारण वो हमारा बिल पराभूत हो गया। 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ये जो हुआ, उसमें उसके तहत 1/3 हिस्सा, 1/3 महिला अधिकार के रूप में हमें हमारा पूरा अधिकार मिल गया, जिसमें बहुत सारी महिलाएं, कोई सरपंच बनी, कोई मेयर बनी, कोई पंच बनी, जिला परिषद के अध्यक्ष बनी। और ये सब ठाकुर की से, जो ठाकुर की बात हुई, ठाकुर की से राज करने लगी। तब भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा कुछ लोगों ने कि मिस्टर सरपंच, ये शब्द उन्होंने यूज़ किया, मिस्टर सरपंच, कि हम नहीं काम करेंगे, उनके पति काम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे काम हमने धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिए और बाद में हम सब समझने लगे कैसे काम करते हैं। और मुझे लगता है कि महिलाओं ने अपना अधिकार जागरूक करने का काम अगर यहाँ पे इस बिल के तहत हुआ है। मैं नम्रतापूर्वक ये भी कहना चाहती हूँ कि 1996 में जब ये बिल पहली बार लोकसभा में आया, तब भी मैं लोकसभा में सदस्य थी। तो हमेशा महिला आरक्षण का बिल जब भी आता है, उसका एक एक सीढ़ी चढ़ के 30-35 साल का ये हमारा परिक्रमण हुआ है। और मुझे लगता है 2029 तक यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये आता नहीं बिल। मैं मैडम 96 में जब बिल आया, उस बिल को इतना विरोध किया, उस बिल को फाड़ के टुकड़े भी कर दिए और गीता मुखर्जी के सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन को ये बिल सौंपा गया, गीता मुखर्जी। और गीता मुखर्जी के नेतृत्व में ये बिल का प्रवास शुरू हो गया। धीरे धीरे 2010 साथ में आ गया। और मेरी नेता सोनिया गांधी, उनकी मंशा थी कि जो राजीव जी का सपना था, जो आधा रह गया था, आधा तो पूरा कर दिया था उन्होंने पंचायतों में, लेकिन जो आधा रह गया था कि लोकसभा में और विधानसभा में भी हमारी बहनें आना चाहिए, वो सपना पूरा करने के लिए हमारी सोनिया जी आगे आई और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पहली बार 2010 में यह हमारा बिल पारित हो गया राज्यसभा में। लेकिन फिर लोकसभा में हमारा पूरा बहुमत नहीं था, इसलिए वो हो नहीं पाया। 2014 में जब गवर्नमेंट बदली और नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री जी हो गए, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे किए थे, तो हमें लगा कि अभी तो ये बिल करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे यही लोग बोल रहे थे, तो हमें लगा ये करेंगे। 2015 में सोनिया जी ने लेटर लिखा मोदी जी को, फिर 15 में लिखा, 16 में लिखा, 2018 में राहुल जी ने लेटर लिखा और बताया कि अगर ये बिल आप लाना चाहते हैं तो वी आर रेडी टू कोऑपरेट यू, हम अनकंडीशनल आपका हमारा सपोर्ट करेंगे, आप ये बिल लाओ और ये बिल पारित करो। लेकिन ये नहीं हुआ। और जब अभी 9 साल पूरे होने के लिए आए और एक साल दिख रहा है कि अभी चुनाव है, जिस सब तरह से मारे गए हैं, जब तरह से उनको लोग छीतू कर रहे हैं, तब उनको लगा कि अभी महिलाओं का कार्ड हम प्ले कर सकते हैं और इसलिए महिला बिल आया है। हमारे लिए कोई वंदना नहीं था, हमारे देवी, हमें वंदना मत ही करो, हम कोई देवी नहीं बनना चाहते, ना हम देवी बनना चाहते, ना हम बहन बनना चाहते, हम सिर्फ एक मानव बनना चाहते। वी वांट टू बी द ह्यूमन बीइंग। हमें मानव करके समझाओ, कोई किसी बड़े बड़े पेडेस्टल पे मत रखो, क्योंकि ऐसे कर करके बहुत साल हमें नीचे गिराने का कोशिश इन लोगों ने की है। 2 साल के बाद जब ये बिल आज आया है, तो मुझे तो उनके नियत में कुछ खोट लगती है। एक कारण यह है
कि अगर उनके मन में मंशा थी तो उन्होंने पहले ही लाना चाहिए था। अगर ये अपना नोटबंदी का बिल एक रात में ला सकते, जीएसटी का बिल ला सकते रात में, और 3 कृषि कानून जो काले कानून थे, और इन्होंने बोला हम पुख्ता तैयारी करते हैं। नड्डा जी ने बोला अगर पुख्ता तैयारी की थी तो 3 कृषि कानून वापस देने की नौबत क्यों आई आपके ऊपर? जरूरत नहीं थी आपके। तो ये आपकी तैयारी है क्या? तो ये सब जगह पे यहाँ पे उनका उल्टा खेल हुआ है। और सत्ताधारी पार्टी की एक मंत्री कल मैं जब सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि एक ही परिवार को पूरा श्रेय देने की कांग्रेस में होड़ चल रही है। मुझे बहुत बुरा लगा सुन के, क्योंकि जब एक परिवार के 2-2 लोग इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार होते हैं, जब एक परिवार की एक हमारी महिला नेता, जब हम सैल्यूट करते हैं, एक महिला नेता खुद प्राइम मिनिस्टर का त्याग करती है, एक ही हमारे परिवार के एक बच्चा लड़का हमारा राहुल गांधी जब बाहर निकलता है और ये मोहब्बत का दुकान इनके नफरत के बाजार में खोलने के लिए भारत जोड़ो करके निकलता है। भारत जोड़ो में जब लोग वो निकले, मैंने खुद देखा है मेरे आंखों से, क्योंकि परसों भी बीच में वो लेह लड़ाक भी आए थे, तब भी मैं उनके साथ थी। ये जो हुआ है उसमें सभी लोगों ने और खास तौर पे हमारी महिलाओं ने अपनी मन की बात, मैडम आप एक महिला है, हम किसी आदमी का हाथ भी नहीं पकड़ सकते अगर हमें विश्वास नहीं आता है तो, लेकिन वो महिलाएं गले पड़ रही थी, रो रही थी, बता रही थी अपनी पीड़ाएं, अपने दुख दर्द राहुल जी को बता रही थी। मुझे ये दावे के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि ये परिवार को नाम रखना, इसमें आपको क्या सुख मिलता है? पंडित जी से लेकर हर रोज 60 साल में क्या किया, आपने क्या क्या करके मारते हैं। 30 साल में तो ये लोग सत्ता में भी नहीं है, बाहर रह के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको आप छोड़ते नहीं है। ये मेरे लिए मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। आज जब विशेष सत्र शुरू हो गया, 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ यहाँ पे अच्छा माहौल हो गया है। पहले दिन हम वहाँ पे फोटो हुए, सब कुछ हुआ, बहुत सेरिमोनियल सब रिसेप्शन हुआ। लेकिन 2 दिन से मैं यहाँ देख रही हूँ बड़े फिल्म बॉलीवुड के, हमारे मुंबई से आके बॉलीवुड की अभिनेत्रियाँ यहाँ पे दिख रही है मुझे, और कभी ऐसे पूरा पहले हुआ नहीं था। और उनको फोटोग्राफ किया जाता है, उनका फोटो सेशन होता है। हमें उनको लाने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन जब लाते हो तो उसका सिर्फ अपना फायदा मत करे। हमारे सामने जो मंत्री जी बैठे हैं उनका फोटो मैंने कल देखा, मिठाई खिला रहे अभिनेत्रियों को। तो अरे आपको मिठाई भी खिलानी है तो जिनका हमें जम्मू कश्मीर में शहादत दी है उनके घर जाओ, उनके घर के आंसू पोंछने की कोशिश करो। मणिपुर में जाओ, मणिपुर के महिलाओं को जब नग्न किया जाता है और उनको जब एक बलात्कार किया जाता है, उनके लिए आपके मन में कोई संवेदना नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश को जब ओलंपिक के मेडल मिलवाने वाली हमारी जो महिला खिलाड़ी है, पहलवान है, उन महिला पहलवानों को आप घसीट के लेके जाते हो रास्ते से, और उनके लिए आपके यहाँ हमदर्दी नहीं, लेकिन आपको हमदर्दी है जो बॉलीवुड से आती है उनको खिलाओ। और वो भी महिला आती है मैडम, वो भी अच्छा आज जो वो भी आती है अपने फिल्म का प्रमोशन करती है मैडम। हमारा विरोध इसलिए नहीं कि वो आती है, उनको आने दो, लेकिन अपना प्रमोशन उन्होंने नहीं यहाँ करना चाहिए। और उसके लिए फोटोशॉपिंग होता है, पत्रकार आते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि जब आपने हमें दिया है, मैं चेयर का रिस्पेक्ट की वजह से आपको कुछ कह नहीं रही हूँ। आपने जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दे दी और कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर हम आ गए, तो मैडम मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी में, जब मैंने देखा कि पार्लियामेंट क्या है, कि नए पार्लियामेंट में हम आए तो पार्लियामेंट क्या है समझने पहले, तो वहाँ पे पहला ही वाक्य यही है कि देयर शिल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस to be known as respectively as the Council of States and House of People। कहाँ है हमारा पहला जो वाक्य है उसमें हमारे राष्ट्रपति जी कहाँ दिख रही है? 3 दिन हमारा ये समारोह हुआ, एक महिलाओं के लिए आप सेशन रख रहे हैं स्पेशल, और इतना हमारे एक आदिवासी महिला करते हैं आप, तो सिर्फ उनका यूटिलाइज करते हो क्या? द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना, द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पे बुलाना आवश्यक था, और वो अगर हो जाता तो हमारे लिए बहुत आनंद की बात रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये संघर्ष का प्रवास जो हमने किया है शुरू, जो मैंने बताया 96-89 से शुरू हुआ,
और मैं 4 लाइनें बताना चाहती हूँ कि ना किसी को गिराया, ना किसी को गिराया, ना खुद ही को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। वहां पहुंचे आप जहां पहुंचे आप छलांगे लगा के, आप जहां पे छलांगे लगा के पहुंचे वहां पहुंचे हम भी, मगर धीरे धीरे, मगर धीरे धीरे। बस डिलिमिटेशन हो गया मैडम। डिलिमिटेशन सेंसस हो नहीं हो इसके आड़े नहीं आना चाहिए, हमारे बिल के आड़े आना नहीं चाहिए, सेंसस नहीं आना चाहिए। और दूसरा, मैं और एक लास्ट में बात कहना चाहती हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट, ये जो बोलते हैं कि हमने सब किया, मुझे लगता है इनको अल्जाइमर हुआ है बीजेपी वालों को। उनको पहले कुछ याद ही नहीं आता है। 2014 के बाद कई सब याद आता है, या देवी देवता वैदिक काल याद आता है। तो मुझे ये लगता है कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, हिंदू एडॉप्शन एक्ट आया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। महिलाओं की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर जिनका नाम आज लेना हमें आवश्यक लगता है कि अगर वो नहीं होते, कांग्रेस पार्टी नहीं होती, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा वोटिंग का अधिकार भी मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ता और ऐसे भाषण देने पड़ते थे। उन्हीं के कारण हमें हमारा वोटिंग का अधिकार भी मिला है। इस देश को प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा जी दी है कांग्रेस पार्टी ने, प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभाताई को दिया है, प्रथम स्पीकर मीरा कुमार को दिया है। और बीजेपी ने सिर्फ बताना चाहिए मैडम कि किसको उन्होंने किया है। अध्यक्ष कभी बीजेपी की महिला हुई है, इसकी प्रमुख कभी महिला हुई है, ये जरूर बताना चाहिए। और ये बता के उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ नहीं लेना चाहिए। मी मराठीमध्ये फक्त 2 मिनिटं बोलणार, एकच मिनिट मॅडम, झालं तुमचं मराठीमध्ये 1 मिनिटं बोलू दे मला, माझी भाषा आहे ती। आज गणपती आणि महालक्ष्मी आहेत, गौरी आहेत आमच्याकडे, त्यामुळे आज गौरी येणार आहेत तुम्ही आमच्याकडे। आहेत महालक्ष्मी। तर गौरी येणार आहे, त्यामुळे मला सगळ्या माझ्या बांधवांना आमच्या महाराष्ट्राच्या रीतीप्रमाणे तुम्हाला शुभेच्छा द्यायच्यात आणि गणपती बाप्पा मोरया म्हणायचं आहे। आणि एकच सांगायचं की आमचा महाराष्ट्र, माझा महाराष्ट्र हा जिजामाता होत्या म्हणून शिवबा तयार झाली, चांद बीबी होती, महात्मा फुले सावित्रीबाई फुलांच्या बरोबरीने लढत होत्या, रमाबाई आंबेडकर, बाबासाहेब आंबेडकर, ताराराणी, अहिल्याबाई, असे किती नावं आहेत आमच्याकडे की ज्या नावांना उल्लेख करून या देशाला आम्हाला फार मोठं सन्मान वाटतो। आणि त्यामुळे मला आज नारी शक्ती वंदन करत असताना मी आपल्याला एवढीच विनंती करेन की आम्हाला आमचं माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार द्या। आम्हाला देवता बनवू नका, देवी बनवू नका, लक्ष्मी बनवू नका, आम्हाला देवता न बनवता माणूस म्हणून जगायचा अधिकार द्या। आणि हे जे बिल आहे ते लवकरात लवकर इतकी 40% आमचे ह्याचे आहेत, कास्ट आहे आमच्या, ती कास्ट धरून ओबीसी, SC, ST या सगळ्यांनी म्हणून ते बिल लवकरात लवकर पास करा। धन्यवाद, आपण मला वेळ दिल्यामुळे। जय हिंद। श्रीमती फूलोदेवी नेतम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारी पार्टी के ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 है और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम बताया है। महोदय, महिला आरक्षण इस बिल ये विधेयक पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का सपना था। स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन विधेयक हमारे राजीव गांधी जी लेकर आए थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित करवाया, जिसके चलते आज देश में 15 लाख महिलाएं चुनी हुई महिला नेत्री हैं। आदरणीय महोदय, 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पारित करवाया। उसके बाद विपक्ष में रहते हुए सामने वाले लोग आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके चलते लोकसभा में ये प्रस्तुत नहीं हो पाया। महोदय, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा
आदरणीय राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा कि हम विपक्ष में हैं, ये महिला आरक्षण बिल को पारित किया जाए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने हमेशा महिलाओं की बात की, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात की। 9 साल बाद महिला आरक्षण बिल सरकार ने सुध ली है। देर आए दुरुस्त आए, अभी भी टाइम है, विपक्ष पूरे आपके साथ है। आज इस बिल का समर्थन देने के लिए हम खड़े हुए हैं। सोनिया गांधी जी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, मैं बस्तर से आती हूँ और घोर नक्सली क्षेत्र से आती हूँ। कहीं ना कहीं मैं पंचायती राज से जनपद अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में और विधायक से लेकर आज राज्यसभा के इस सफर के दौर में यहाँ पे आई हुई हूँ। ये पंचायती राज की बदौलत, ये राजीव गांधी जी के देन है, ये हमारे पूर्वजों, हमारे नेताओं की देन है, जो महिलाएं आगे आई हैं। आज राजनीति स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और विकास की दृष्टिकोण से हर जगह महिलाएं आगे आई हुई हैं। आज आपके सामने महिलाओं के हक दिलाने की बात कर रही हूँ। हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की संख्या है। निश्चित तौर पर यह हमारे नेताओं की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। मैं गर्व से कहती हूँ कि राज्यसभा में हमारे परसेंट के अनुसार महिलाओं की संख्या 17% है और उससे गर्व से कहूँगी कि छत्तीसगढ़ में पूरे देश में विधानसभा में सबसे ज़्यादा महिला विधायक हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी तो खड़ी हुई हूँ बोलने के लिए और आपने समय नहीं दे रहे हैं, ये क्या बात हुई? आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। समय 11 मिनट बचा था, आपको उसी हिसाब से दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, 30 सेकंड्स मोर। महिला हूँ, थोड़ा सा दया कर 30 लीजिए, सेकंड मोर, थोड़ा सा दया प्लीज। कर लीजिए, 30 2 सेकंड मिनट मोर। का टाइम दीजिए। 30 सेकंड, 30 सेकंड। अध्यक्ष महोदय, जब देश की बात आई तो हम देश का भी नेतृत्व किया, पाकिस्तान भी लड़ाई की ओर उसके 2 टुकड़े किए और अगर घर परिवार चलाने की बात आई तो भी हमारे सामने कोई नहीं टिका। आज महंगाई और बेरोजगारी भी लड़ रहे हैं, इतनी महंगाई में भी चला रहे हैं, सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं। सामने वाले कह रहे थे कि हम सिलेंडर दिए, सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे महंगाई के कारण। आज भी फिर से चूल्हा जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, चूल्हा को फूंक रहे हैं, चूल्हा का धुआं खा रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहा है। ये महंगाई के कारण हो रहा है अध्यक्ष महोदय। और लेकिन सुजीत कुमार, क्योंकि 3 मिनट्स 3 मिनट्स कैरी ऑन सर। थैंक यू मैम। There will be no time for your last speaker. Okay, no time for last speaker. So see the last speaker. 1 minute man conclude. अध्यक्ष महोदय, मणिपुर में इतना अत्याचार हो रहा है फिर भी हम चुप हैं। G20 में देश को शर्मसार नहीं किया हम, क्योंकि देशभक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने बार-बार बैठने को लोग कह रहे हैं, आपका बात मान रही हूँ, लेकिन इस बिल का यहाँ पे मैं पूरे जोर से समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देती हूँ। माननीय सदस्य अमी याचित। Thank you, madam. I stand here on behalf of my party to support the bill. Madam, I have been hearing the speeches on Women Reservation Bill from none less than ministers and leaders. But I think they have been talking only about the social welfare schemes of the present government, and they have mixed up the issue that this is a matter of right to be given to the women. The social welfare schemes are there to strengthen their social standing in society. The crux of this bill is that women need to have political empowerment. She has to come and sit and give her, she has to participate in decision making.
That is not happening. And for that, I think we have to go back and see the journey which Rajiv Gandhi started. And Rajiv Gandhi started why? Because when he went traveling to the rural areas, he saw that here there is absolutely no governance, and that is why the Panchayati Raj institutions were brought. And with that, there was 1/3 reservation for women, because there would be never any easy entry for women in the power corridors. He realized that, and that is why he made a speech in the parliament that women are mothers, grandmothers, daughters, and sisters. But to bring them into the political arena, we need to give them this right. And that is how that law came. And after 20 years, 2.5 decades of the 73rd and the 74th Amendment, we see that there are 40% of the women sarpanchs out of the total 100%, and that was a reply given by the Minister of Panchayati Raj in the Rajya Sabha. Today, that is the situation. Now, what is the spillover effect? When a woman sarpanch sits, she brings to the table her experience, her sensitivity, her participation, and whatever she has experienced as a woman. And that has a spillover effect in the society. And that is where there is a social progress in society. Madam, along with that, you have to see the journey. After Rajiv Gandhi's vision, Sonia ji carried on that vision, and she insisted that the bill be passed for legislative assemblies and the Lok Sabha. She tried her best. The bill was passed in the Rajya Sabha in 2010. But alongside, under UPA 1 and UPA 2, we also had legal empowerment, right-based laws, which gave power to the women within the domestic sphere. Domestic Violence Act, which was removed from the criminal jurisprudence to a civil environment. She could knock the doors of the family courts. Came the law post-Nirbhaya, which was to see that women in public spaces get legal protection. That also is empowerment. After that, madam, came the sexual harassment at workplace. So in workplace also, all the 3 spaces, women were given protection by way of right. And this is the constitutional mandate that women and men are equal before law. This is what is the crux of reservation. We don't want to hear policies. We don't want to hear about Ujjwala. We don't want to hear about all this other policies of the government. Talk on reservation. You have brought a bill with conditions, with caveats. That means your intention is not fair. You do not want to give empowerment to women. You do not want women to sit in decision-making procedures. You do not want her to be having a political empowerment alongside you. What is that which you are fearing? And why have you put such programs in it? Delimitation and census. They are in your hands. What were you doing for 9.5 years? What have you been doing for 9 years? You have only done lip service. You want to make tall claims. You want to think that every space is a rally. Every space has only political passions. You do not want to actually translate social justice embedded in the Constitution of India to the women of this country. Women need political empowerment. She wants to sit and take decisions. During the corona time, we saw that women got all the infrastructure for online empowerment. Again, it was Rajiv Gandhi's vision to take the country in the 21st century while he was in the 20th century. That women and everyone should have these computer systems, and that is why today we are empowered socially. Women have mobile telephony. Women have all kind of online applications. You talk of digital India. You talk of mother of democracy, but you don't want the mothers to sit with you. You don't want to give them the rightful place in political empowerment. So, ma'am, there was legal empowerment in UPA 1, UPA 2. Women got all the rights. Women got all the infrastructure during that time. Right to food, right to education. And that is where women are today graduating, going for post-graduations, and we have the scientists. And let me give one example, madam. One of the largest banks had a chairman and MD who was manning the position. The position was women in that seat. So you mean to say that she was born in 2014, she finished her schooling in 2015, she graduated in 2016, and she became the chairperson MD in 2018?
The education system infrastructure was put in place post-independence. And I would like to bring to your notice, ma'am, just one minute. Just 1 minute. If you are talking of democracy, democracy needs development, and development can happen only if you give freedom of right, freedom to exercise that right which is in the constitution to the women of this country. The women have to be a part of participatory democracy and decision-making processes. And that is where I think this reservation bill has to be implemented right away without caveats and without any conditions. Thank you, ma'am.